कैसे हो बेटा? बेटा लास्ट वाले लेक्चर में ना हमने 2D मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रिलेटेड बातें करी थी, याद है? मैंने कहा बेटा अगर ए कांस्टेंट हो, ठीक है, और कंडीशन दी थी बेटा 3, v इनिशियल नॉट इक्वल टू 0, नाइदर पैरेलल नॉर एंटी पैरेलल। क्लियर बेटा? तो क्या हुआ था? प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ था बेटा, क्या था? प्रोजेक्टाइल मोशन क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे बात बोलो। देखो बेटा इसमें हमने कुछ बातें और करी थी। अच्छा एक चीज नहीं बोल रहे बेटा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मोशन प्रोजेक्टाइल होगा। हो भी सकता है और नहीं भी। हाँ लेकिन अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी आपका बेटा क्या है? पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, सॉरी पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आगे बात हमने ये देख लिया था बेटा लास्ट वाले लेक्चर में कि एक्सेलरेशन वेरिएबल में कब 2 डायमेंशनल होगा और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में कब 2 डायमेंशनल होगा। ये बात हमारे सबके समझ में आ चुकी है बेटा कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? एक बात याद रखना बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो प्रोजेक्टाइल मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन में से ही कोई एक मोशन होगा। अब वो डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी क्या है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई? अब सुनो ध्यान से, देखो बेटा ये है वेलोसिटी, सुना ध्यान से, v, ये है बेटा एक्सेलरेशन g, ठीक, और ये बेटा है कांस्टेंट, ये क्या बेटा? कांस्टेंट। तो ये पार्टिकल क्या करेगा? कुछ इस तरीके से जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा? बताओ, इस तरीके से कुछ मोशन करेगा कि नहीं? क्लियर है? इधर देखो बेटा, आप यहां पहुंचोगे तो इसका ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये वर्टिकल वेलोसिटी, यहां पहुंचोगे बेटा हॉरिजॉन्टल, यहां पहुंचोगे तो ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। क्लियर है बेटा कि नहीं? आगे बात तो हो क्या है? एक चीज सुनो बेटा, अगर 2 डायमेंशनल मोशन है और प्रोजेक्टाइल मोशन है तो हमें क्या करना होता बेटा? वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट लो। लिखो बेटा, इफ acceleration is constant, if acceleration is constant, then take 2 components of velocity, then take 2 components of velocity, one along the acceleration, one along the acceleration, another perpendicular to the acceleration। क्लियर हुआ बेटा? इधर देखो, जैसे ये v है बेटा, ये आपका एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट है, अगर ये थीटा है तो इधर कितना v cos थीटा और इधर कितना बेटा v sin थीटा। क्लियर है? तो लिखो बेटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी remain same but parallel component changes। अब सुनो बेटा, अगर जो पैरेलल कंपोनेंट है मतलब वो बिल्कुल एंटी पैरेलल हो जाए तो वो पहले डिक्रीज करेगा फिर बाद में इंक्रीज करेगा। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात, और बेटा अगर पैरेलल ही है द सेम डायरेक्शन में है तो क्या करेगा? इंक्रीज ही करेगा। लिख लो बेटा, if parallel component is along the acceleration, then this component will increase continuously, क्लियर बेटा? आगे बात, अगला लिखो,
if parallel component is opposite in direction, if parallel component is opposite in direction, then first it decreases and become zero, after that direction of the velocity and acceleration become same and velocity start increasing. लिखा बेटा कि नहीं? अच्छा एक चीज सुनो यहाँ पर, और प्रोजेक्टाइल मोशन ना बेटा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है किस चीज का, कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो और नेट वेलोसिटी का क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रही है। लिखो बेटा, लिखो, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन acceleration is constant but direction of motion changes continuously. क्लियर बेटा? और एक बात सुनो, देखो अगर एक पत्थर फेंका बेटा आपने तो ये क्या करेगा, देखो पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बीच का एंगल ये होगा बेटा, फिर धीरे धीरे एंगल क्या होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। क्लियर है? तो लिखो बेटा, लिखो इसमें, ये लिख लिया कि नहीं, बना लिया था ना, इसमें लिखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में हर पार्टिकल का एक ही सपना होता है, कि वो अपनी वेलोसिटी को एक्सेलरेशन के पैरेलल कर ले, एक्सेलरेशन के अलोंग कर ले। क्लियर है बेटा? आगे का देखो, इसमें भी वही करेगा, धीरे धीरे घटाएगा। क्लियर है बेटा? नहीं? अब सुनो, अगर ये सपना पूरा नहीं होता तो वो ट्राई करता है कि एंगल कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो। क्लियर हुआ बेटा? आगे लिखो, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो। लिखा बेटा? आगे लिखो इसमें। और अगर सपना पूरा हो गया, जैसे बेटा एक पत्थर फेंका आपने ऊपर की तरफ, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। क्लियर है कि नहीं है? जब नीचे आएगा बेटा तो एक्सेलरेशन की और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो लिखो, अगर सपना पूरा हो गया तो फर्दर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, बस मैग्नीट्यूड चेंज होगा। क्लियर है बेटा कि नहीं? आगे बात। अब बेटा हम इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर लें, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन बेटा हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? देखो हमने पढ़ा था इक्वेशन, देखो ड्यूरिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड। बेटा इसको लिखेंगे v = u + at, वेक्टर फॉर्म में है बेटा ये। क्लियर है कि नहीं? ये i के फॉर्म में रहेगा, ये भी i के फॉर्म में रहेगा, ये भी i के फॉर्म में रहेगा। ऐसे बेटा f = ut + ½ at²। क्लियर हुआ? आगे बात बेटा नहीं आई। और ऐसे बेटा v² की जगह पर लिखोगे v डॉट v = u डॉट u + 2 a डॉट s। क्लियर हुआ कि नहीं? पक्की बात बेटा? बोलो, इतनी बात बेटा समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर है? तो हम इस तरीके से बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। लिख लो, फिर इसे लिखो बेटा आगे, या तो फिर हम हर कंपोनेंट को अलग अलग लेके टैकल करें, या तो फिर हम बेटा क्या करेंगे, हर कंपोनेंट को अलग अलग लेके टैकल करेंगे। क्लियर है? अब सुनो बेटा, हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले पोर्शन को अच्छे से खत्म करेंगे। क्लियर है? आगे बात तो लिखो बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन लिखा बेटा? लिखो
प्रोजेक्टाइल मोशन होगा क्या बेटा, अगर किसी पार्टिकल पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप्लाई है, कोई जरूरी नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही हो, अर्थ वाला ही फोर्स हो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है? लिखो बेटा, इफ अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स एट अ पार्टिकल, बेटा यहाँ कांस्टेंट से मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों से होता है। जब भी वेक्टर क्वांटिटी को कांस्टेंट बोला जाए तो भैया दोनों चीज दिमाग में पैरेलल आनी चाहिए कि टीचर बुक वाला, कॉपी वाला, नोट्स वाला जो भी है वो क्या कर रहा है बेटा, साथ ही साथ डायरेक्शन की और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड की बातें चला रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? लिखो बेटा, पहले कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स, पहले कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स, क्लियर, सच एज इनिशियल वेलोसिटी इज नाइदर जीरो, वही बात फिर रिपीट कर रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी इज नाइदर जीरो नॉर पैरेलल नॉर एंटी पैरेलल, नॉर पैरेलल नॉट एंटी पैरेलल टू द अप्लाइड टू द बॉडी का, सॉरी बेटा, टू द एक्सेलरेशन, टू द एक्सेलरेशन। ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं है? देखो रिपीट कर रहा हूं फिर से, इफ अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट such as its initial velocity is neither zero nor parallel nor anti-parallel to the acceleration, then path followed by the particle is parabolic, and motion is known as projectile motion. अब इस पे भी सवाल शुरू हो जाता है बेटा। इधर देखो, हमने क्वेश्चन लिखा u equal to 3i plus 2j and a equal to I minus j plus 6k. क्लियर बेटा? What will be the path of the particle? लिखा बेटा, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन लिखा हुआ बेटा, इनिशियल वेलोसिटी लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? आगे बात, उसमें एक चीज देखो, अब आप क्या इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल है एक दूसरे के कि नहीं है बेटा? अरे दो वेक्टर को पैरेलल निकालना सीखा था वेक्टर में, कैसे निकालते थे बेटा? एक तो क्रॉस प्रोडक्ट वाली कहानी होती थी, याद आया? और एक कहानी क्या होती थी बेटा, एक होती थी कंपोनेंट कंपेयर करने वाली। आया बात बेटा? देखो इसमें 3 डिवाइडेड बाई 1 इज नॉट इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई -1। अरे कंपोनेंट कौन से? आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ रेशियो लेने पे अगर सेम आता था तो वो दोनों वेक्टर पैरेलल होते थे। भूले तो नहीं हो ना? तो लिखो बेटा इसमें एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये देखो ना, आई कंपोनेंट चेंज हुआ ना, जे ना के, ये कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज neither parallel nor anti-parallel, so path will be parabolic। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे बात, इस तरीके से मैं बहुत सारी कहानियां आपको अब सुना सकता हूं। क्लियर हुआ बेटा? देखो बेटा, अभी +1 में ना तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में खाली और खाली ग्रेविटेशनल फोर्स लेके पढ़ते हैं। जब +2 में आओ गया तो थोड़े और फोर्सेज इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, तब हम इस पे कहानी को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर हुआ? देखो लिखो बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी। क्लियर बेटा? तो लिख लो, इसमें हम क्या क्या कंसीडर करते हैं उसको सुनो पहले। पहली बात बेटा, हम जी को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। मैं इसको इसलिए बेटा बोल रहा हूं कि आपने 9th में ग्रेविटेशन पढ़ा होगा कि अगर हम अर्थ के सरफेस से
नीचे जाए या अर्थ के सरफेस से बेटा हम ऊपर जाए तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है बेटा वो क्या होता है, चेंज होता है। क्लियर है कि नहीं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो यूनिवर्सल होता है बेटा, उस पर कुछ कमेंट नहीं है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है बेटा, चेंज होता है। क्लियर है कि नहीं? तो हमने क्या बोला बेटा, जी कांस्टेंट लिया, इसका मतलब हम क्या बात करेंगे बेटा, वेरी नियर टू अर्थ सरफेस, इसके लिए बेटा हम पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं है? दूसरी बात देखो, जी किधर एक्ट करता है बेटा, जी किधर एक्ट करता है, बेसिकली अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करता है, लेकिन हम मानेंगे बेटा किधर एक्ट करता है, डाउनवर्ड। देखो बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर, but we consider डाउनवर्ड। क्लियर बेटा? तीसरी बात सुनो बेटा, अर्थ कैसा है, फ्लैट है या स्फेरिकल है बेटा? फ्लैट नहीं होता है, स्फेरिकल होता है, लेकिन बेटा हम इस छोटे रेंज के लिए अर्थ की सरफेस को क्या मान के चलते बेटा, फ्लैट मान के चलते हैं बेटा। थर्ड कंसीडरेशन करो बेटा, कंसीडर सरफेस ऑफ अर्थ फ्लैट, कंसीडर सरफेस ऑफ अर्थ फ्लैट फॉर वेरी स्मॉल रेंज, फॉर वेरी स्मॉल रेंज। लिखा बेटा? आगे अब अगला देखो बेटा, ड्रैग ड्यू टू द एयर, ड्रैग ड्यू टू द एयर इज इग्नोर्ड। बेटा जो एयर का ड्रैग होता है वो इग्नोर होगा। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आगे बात, अब देखो बेटा ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल को बेटा हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। प्रोजेक्टाइल को बेटा दो कैटेगरी में, एक होगा बेटा ऑब्लिक इंसिडेंट। क्लियर बेटा? देखो पहला प्रोजेक्टाइल को दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे बेटा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। क्लियर बेटा? अब सुनो ध्यान से बेटा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होगा, वो अर्थ के सरफेस के साथ किसी एंगल पे फेंका जाएगा थीटा, ठीक है? और ये थीटा जो होगा बेटा नॉट इक्वल टू 90 होगा, और थीटा क्या होगा बेटा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ना अर्थ सरफेस के अलोंग फेंकेंगे बेटा हम, ना अर्थ सरफेस से परपेंडिकुलर फेंकेंगे। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? देखो बेटा ऑब्लिक में, if object is thrown such as it is neither along the surface of earth, बेटा ब्रैकेट में कर दो पैरेलल, nor perpendicular to the surface of earth, क्लियर हुआ बेटा? ऐसे को हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑब्लिक बोलेंगे। क्लियर है? अब देखो बेटा ऑब्लिक में भी दो टाइप होगा। देखो एक होगा बेटा यहां से फेंका वहीं पर, क्लियर बेटा कि नहीं है? तो इसमें पहला क्या आएगा, फॉर 0, देखो इधर ध्यान सुनो बेटा, ये x एक्सिस मान लेते हैं, ये y एक्सिस मान लेते हैं बेटा। यहां से फेंका था आपने, यहीं पर ये आ गया, तो क्या इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ बेटा कि नहीं हुआ? तो एक ये पढ़ते बेटा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 की कारण। लिखो बेटा ऑब्लिक में, पहला लिखो ऑब्लिक में भी दो टाइप के मिलेंगे। पहला बेटा, पहला लिखो फॉर द सेम वर्टिकल हाइट, इनिशियल एंड फाइनल वर्टिकल पोजीशन इज सेम, इनिशियल एंड फाइनल वर्टिकल पोजीशन इज सेम। लिखा बेटा?
क्लियर है? इनिशियल और फाइनल वर्टिकल पोजीशन क्या होगा? सेम होगा। दूसरा क्या होता है बेटा इसमें? इनिशियल एंड फाइनल वर्टिकल पोजीशन डिफर। इनिशियल एंड फाइनल वर्टिकल पोजीशन डिफर। लिख दिया बेटा। ये दो होते हैं बेटा ऑब्लिक में। क्लियर हुआ? तीसरा बेटा आपका होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, बल्कि दूसरा बोल, ऑब्लिक में दो थे। क्लियर बेटा? ये खत्म हो गया। लिखो बेटा सेकंड टाइप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इट इज थ्रोन पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। इट इज थ्रोन पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस from a particular vertical height या vertical position, from a particular vertical position। लिखा बेटा? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं बेटा? हम दो केस पढ़ेंगे, एक ऑब्लिक में पढ़ेंगे बेटा, एक हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे। ऑब्लिक में दो केस होगा बेटा हमारा, कौन कौन सा? सेम वर्टिकल पोजीशन से सेम वर्टिकल पोजीशन का, और एक क्या होगा बेटा? डिफरेंट वर्टिकल पोजीशन से डिफरेंट वर्टिकल पोजीशन तक। अब मेरी बात, इसमें ना बेटा हम दो केस के तो फार्मूले ड्राइव कर लेते हैं। कौन कौन सा बेटा? एक ऑब्लिक में सेम वर्टिकल हाइट से सेम वर्टिकल हाइट तक वाले के लिए, और एक हॉरिजॉन्टल के लिए। हम इन दोनों केस के लिए क्या करते हैं बेटा? ये बहुत जनरल से केस है, हम उसके लिए फार्मूले ड्राइव करते हैं। और जो बेटा ऑब्लिक का सेकंड केस था ना, उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा? कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आगे बात। अच्छा, कॉन्सेप्ट बेटा तीनों में सेम लगता है, दुखी होने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो बेटा जितना फार्मूला हमें मेमोराइज होगा उतने हम फायदे में रहते हैं। रीजन क्या है बेटा? टाइम बहुत कम होता है। सोच के देखो आप, 3 घंटे और नीट में बेटा 180 क्वेश्चन, मतलब ऑन एवरेज 1 मिनट में एक क्वेश्चन। तो टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट रखता है? मतलब अगर हम एवरेज की बात करें बेटा तो फिजिक्स का पेपर 45 क्वेश्चन 45 मिनट में। आगे बात। और अच्छी रैंक लानी है बेटा ना, तो आपको 45 में से 42-43 करने ही करने हैं। अगर आप चाहते हो कि आप टॉप 500 में रहो, अगर आप चाहते हो कि टॉप 100 में रहो, तो पूरे करने हैं। आप गलती से गलत हो जाए तो बात अलग है। तो भैया टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी है, इस चीज को सोचो। मेमोराइज बेटा जितना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जितने फार्मूले आपको बेटा याद रहेंगे, उतना आसान है। मतलब बेसिकली मैं बोलना क्या चाहता हूं कि कभी भी मेडिकल में ना बेटा क्वेश्चन को आप 0 लेवल से शुरू मत करो। कुछ बातें उसकी पहले से जानते रहो, उस पर डायरेक्ट अप्लाई करो और आंसर करो। आगे बात क्लियर है? इधर हालांकि बेटा फिजिक्स में ही करना है, डॉक्टर बनने के बाद शॉर्टकट नहीं लगाना है। पता चला ऑपरेशन कर रहे थे और उसमें भी शॉर्टकट लगा दिया, तो बेटा आदमी शॉर्टकट हो जाएगा और तुम्हारा करियर भी शॉर्टकट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। लिखो बेटा सम बेसिक डेफिनेशन। सम बेसिक डेफिनेशन लिखो बेटा। पहला, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखा बेटा? लिखो। इट इज द रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स of the path followed by the particle। coordinates of the path followed by the particle। लिखा बेटा? आगे बढ़े आगे लिखो। अगला लिखो बेटा इसमें कोऑर्डिनेट। अगला होता है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट लिखो इसमें। इट इज द टाइम फॉर विच पार्टिकल रिमेन। It is the time for which particle remain in air
जितने देर के लिए बेटा ये एयर में रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं है, क्लियर है? अगला लिखो बेटा, अगला लिखो बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज लिखो बेटा उसमें, it is the horizontal displacement of the particle, it is the horizontal displacement of the particle from the point of projection, from the point of projection, from the point of projection to the point of landing, to the point of landing, क्लियर बेटा? अगला देखो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, इसको लिखो बेटा, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल कोऑर्डिनेट, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल कोऑर्डिनेट अटेंडेड बाय द पार्टिकल, अटेंडेड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग द मोशन। बेटा ये चार डेफिनेशन है, ये चारों डेफिनेशन एक जनरल डेफिनेशन है, लिख लो बेटा, ये चारों डेफिनेशन एक जनरल डेफिनेशन है, ये चारों डेफिनेशन एक जनरल डेफिनेशन है, क्लियर हुआ बेटा? किस बात की बेटा जनरल डेफिनेशन है ये तीनों केसों में लगेंगे, मतलब ऑब्लिक के दोनों केस में है और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के भी केस में ये डेफिनेशन सेम रहते हैं। इतनी बात बेटा सबके समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? अब सुनो, अब बेटा हम क्या करेंगे, कुछ कहानियां इसमें ढूंढते हैं और निकालते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे। देखो इधर, चलो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे बेटा, फिर हम कॉन्सेप्ट पर वापस आएंगे। देखो बेटा अभी मैं तुम्हें क्या सॉल्व कराने जा रहा हूं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा बेटा विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला, कॉन्सेप्ट से, क्लियर है? लिखो बेटा, अ पार्टिकल इज थ्रोन, अ पार्टिकल इज थ्रोन एट एन एंगल 53 डिग्री, एट एन एंगल 53 डिग्री with the horizontal, with the horizontal, with velocity 10 meter per second, 10 meter per second, क्लियर हुआ बेटा? पक्की बात? फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, लिखा बेटा? क्लियर है? पक्की बात? चलो सॉल्व करते हैं। चलो एक 2-3 लाइन छोड़ दो यहाँ पर, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद बेटा 3 लाइन छोड़ दो और सॉल्यूशन लिखना, ठीक है? उस 3 लाइन में और क्वेश्चन लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को पार्ट ए कर लो। हमें क्या निकालना था बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट। हमें क्या क्या गिवन है? हमें इधर गिवन है बेटा 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है हमने, और यहाँ थीटा कितना बेटा? 53 डिग्री। भैया इधर लगेगा जी नीचे की साइड, और जी इक्वल टू कितना बेटा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि नहीं? आगे बात इधर देखो बेटा, इधर आएगा 10 cos 53, बेटा ये हो जाएगा 10 into 3/5, बेटा cos 53 कितना? 3/5। जिनको बेटा याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है याद करो। देखो ये 5, ये 3, ये 4, ये 53, ये 37 बेटा। इधर कितना बेटा? 10 sin 53, ये कितना बेटा? देखो ये आ गया 6 और ऐसे क्या जाएगा 8। ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई? मेरा सबसे पहला स्टेप हमने सॉल्व कर दिया। कौन सा स्टेप बेटा? वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन चेंज हो गया, क्लियर है? फिर अगला कॉन्सेप्ट क्या बताया था बेटा? वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लो। कौन कौन सा? एक परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, एक अलोंग द लाइन ऑफ एक्सेलरेशन। ये बात याद आई बेटा? क्या मैंने वही किया कि नहीं किया? ठीक है, अब देखो मान लो बेटा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है,
ठीक है। अच्छा हमने क्या पूछा था क्वेश्चन, देखो क्या पूछा था, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्लियर है, उस पर लिख दो बेटा, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इफ landed such as its vertical displacement is 0। मतलब बेटा ये कौन सा हो गया, ऑब्लिक का पहला केस, such as its vertical displacement is 0। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया तो पहले क्वेश्चन ही डिस्कस कर लो। हमें वो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना बेटा जब इस पार्टिकल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब चलो ध्यान से सोचते पहले, ये बात समझ में आ गई सबके कि नहीं आई? चलो एक रफ आइडिया लेते हैं। यहां पर आपने एक पत्थर फेंका तो साइकिल पर ये ऐसे जाके गिरेगा, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, क्लियर बेटा। यहां पर देखो y 0 था बेटा, अगेन y 0 कब होगा, एक्स एक्सिस पर ही कहीं होगा कि नहीं होगा? तो या तक इस पॉइंट पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है, या तो फिर इस पे बेटा क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है। यही दो पॉइंट है कि नहीं है जिस पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हुआ। इसका मतलब बेटा जब इसको हम सॉल्व करें तो एक आंसर तो t 0 ही आना चाहिए कि जैसे हमने फेंका उसी मोमेंट पर क्या है, उसी मोमेंट पर क्या है बेटा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है कि नहीं। और एक और क्या बेटा, कुछ टाइम बाद, बात ये समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई, क्लियर है। तो हमारे पास दो आंसर आना चाहिए, एक कौन सा आना चाहिए बेटा, t 0 आना चाहिए और एक t की कुछ वैल्यू आनी चाहिए फाइनाइट। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? तो सॉल्व करते हैं। इधर देखो हमें कंडीशन क्या गिवन था बेटा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0। अब मैं एक काम करूंगा, या तो मैं वेक्टर फॉर्म में चलूंगा, क्लियर है, आई के फॉर्म में बेटा, या तो फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है बेटा, तो मैं क्या कर सकता हूं, x को अलग टेकल कर लूं और y को अलग टेकल कर लूं। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? तो मैंने लिखा डेल्टा sy इक्वल टू uit प्लस हाफ ayt स्क्वायर। क्लियर बेटा, एक इक्वेशन ये लिखा मैंने, एक लिखा बेटा मैंने vy इक्वल टू uy प्लस ayt। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे बात बोलो बोलो बोलो। तीसरा क्वेश्चन में बेटा टाइम नहीं आता और हमसे टाइम ही पूछा गया है, इसलिए तीसरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। अब इन दोनों में से बेटा, इन दोनों में से मुझे कोई एक क्वेश्चन यूज करना है जिससे मैं टाइम निकाल सकता हूं, ठीक है। अब आगे सोचते हैं बेटा कौन से टाइम की बात करी गई है, कौन सा इक्वेशन लगाया जा सकता है। देखो बेटा इसको भी मैं लगा सकता हूं, लेकिन इसमें पंगा है, मुझे ये नहीं पता कितना है। अगर मुझे ये पता होता तो मैं ये इक्वेशन लगाता, अरे भैया uy तुम्हें पता ही है, ay तुम्हें पता ही है, t की वैल्यू आ जाती। इसमें देखो बेटा क्या तुम्हें डेल्टा fy पता है, 0 दिया है सवाल में बेटा, uy तुम्हें पता है, ay तुम्हें पता है, t ही अननोन बचा कि नहीं बचा। क्लियर हुआ बेटा? तो मैं कौन सा इक्वेशन लगाऊं, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? तो भैया सेकंड वाला लगाएंगे तो हम फायदे में रहेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इधर देखो बेटा ये तो हो गया 0 uy बेटा, अपने के अकॉर्डिंग बेटा इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया y के लिए, और x के इधर प्लस और x के इधर माइनस। तो बेटा इधर के प्लस का 10, सॉरी प्लस का 10 नहीं प्लस का 8, t हाफ 10 बेटा g माइनस का होगा नीचे की साइड, और कितना बेटा t स्क्वायर। क्या ये आ गया बेटा 8t माइनस 5t स्क्वायर। हुआ बेटा कि नहीं हुआ? क्लियर है? पक्की बात। यहां से बेटा अगर मैं कॉमन ले लूं t तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 5t। तो क्या भैया ये सॉल्व हो गया है t इक्वल टू 0 और देखो 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 मैंने कहा था t इक्वल टू 0 एक वैल्यू तो है ही है जब फेंका था, और दूसरी कोई फाइनाइट आएगी बेटा वो कितनी आ गई, t इक्वल टू 8/5। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? तो बेसिकली हमें आंसर कौन सा लेना बेटा 8/5, क्योंकि इतने टाइम में ये क्या रहा, एयर में रहा,
छाप दो, छाप दो, छाप दो, छाप दो, जल्दी करो, कम ऑन। बहुत गर्मी है भाई। तो क्या बेटा अभी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट बिना किसी फार्मूले के निकाल लिया कि नहीं? हर जगह ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो, लेकिन सुनो क्या, ये लेंदी है बिना काम का है बेटा। अभी आगे हम इसके मेथड सीख लेंगे तो फार्मूले में रखेंगे, एक लाइन में आंसर, एक लाइन का फार्मूला, एक लाइन का आंसर, और कैलकुलेशन चाहिए तो और भी आंसर, बातें खत्म हो जाती है। क्लियर है? आगे बढ़े बेटा। अरे बोलो रे, जो जगह छोड़ी थी ना बेटा ऊपर 3 लाइन, उसमें एक और लिखो सेकंड पार्ट में, फाइंड द टाइम when its vertical displacement, या ऐसा करो, फाइंड द टाइम, रुक जाओ, फाइंड द मैक्सिमम हाइट attended by the particle, find the maximum height attended by the particle, ये सवाल है। क्लियर है? हमें बताना है कि पार्टिकल मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करता है। अब लॉजिक डेवलप कर सकता है, ठीक है? इसमें देखो, सुनो और ध्यान दो, तीनों काम करने हैं। चलो कुछ सोचा जाए, मैक्सिमम हाइट पे क्या लॉजिक लगाया जाए, कुछ दिमाग में आया? आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो देखो बेटा, जब यहां पे पार्टिकल आपने फेंका तो ये हो गया था आपका ux, और इधर कितना है बेटा? ये था आपका 6, ठीक है? तो इधर कितना है बेटा? 8, और इधर का बेटा आपका g = 10। देखो बेटा, जब तक ये वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा ऊपर की साइड, जब तक वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा ऊपर की साइड, पार्टिकल ऊपर जाएगा, क्लियर बेटा? और जब वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की साइड हो जाएगा तो पार्टिकल किधर आएगा बेटा? नीचे की साइड आएगा कि नहीं आएगा? ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो भैया मैक्सिमम हाइट पर कब होगा बताओ जरा? जिस मोमेंट पर, देखो ऐसे, ये वाला बेटा, इसके पहले ऊपर जा रहा था, इसके पहले बाद नीचे जा रहा है, तो क्या यहां पर बेटा अगर बात करी जाए मैक्सिमम हाइट पर, क्या बोल सकते हो डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी चेंजेस होगा बेटा कि नहीं होगा? क्योंकि इसके एक साइड नीचे जा रहा है बेटा, इसके एक साइड ऊपर जा रहा है। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात तो लिखो इसमें बेटा, लिखो एट द मैक्सिमम हाइट वर्टिकल वेलोसिटी इज 0 implies that at maximum height v vertical is equal to 0। अब मुझे बेटा वो टाइम बताना है, क्लियर है? अच्छा हमने पूछा क्या? मैक्सिमम हाइट पूछा है, क्लियर है बेटा कि नहीं? मुझे वो डिस्प्लेसमेंट बताना है बेटा जब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। चलो ये रफ कर रहा हूं, छापो जल्दी से, दिया कुछ सेकंड आपको। अभी बेटा मैं फार्मूला यूज नहीं करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, क्लियर है? देखो बेटा मुझे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जो वी वाई क्या हो जाए? 0 हो जाए। हमें यू वाई बेटा पता है कितना है? प्लस का 8 है। हमें बेटा ए वाई पता है कितना? माइनस का 10 है। क्लियर बेटा? ये हमें पता है। और इसके बाद हमें क्या निकालना बेटा? हमें डेल्टा
एस वाई निकालना है। हमने इक्वेशन लिखा बेटा वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, डेल्टा एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा कौन सा बेटा बी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay af। देखो कौन सा इक्वेशन लगा दोगे, क्लियर बेटा, साफ साफ दिखाई ये इक्वेशन लगा दोगे भैया तो फायदे में रहोगे कि नहीं रहोगे, क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ। आगे बात, तो मैंने लिखा बेटा vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay fy। vy बेटा 0, uy कितना 8 का स्क्वायर प्लस 2 ay कितना बेटा माइनस का 10 sy कितना बेटा 8 स्क्वायर बाई 20। क्या यही मैक्सिमम हाइट हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे बात बेटा कि नहीं आई, क्लियर है? छाप लो जल्दी से, छाप लो जल्दी से। लिखा बेटा, चलो एक खुद से अटेम्प्ट करो। तीसरा पार्ट लिखो जहां पे लाइन छोड़ा था वहीं पर। फाइंड द टाइम व्हेन इट रीचेज, फाइंड द टाइम व्हेन इट रीचेज एट द मैक्सिमम हाइट, फाइंड द टाइम इन विच इट रीचेज एट द मैक्सिमम हाइट। करने वाले को 2 रुपए ना घर आके ले जाना बेटा मैं, या बोल देना पेटीएम कर दूंगा 2 रुपए। इधर देखो, अरे कुछ नहीं बेटा, मैक्सिमम हाइट पे हमें कंडीशन यही रहेगी कि नहीं रहेगी ये भी पता है। हमने लिखा पी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। देख पता है बता दे 0 यू वाई माइनस का डिवाइडेड बाई ए वाई इक्वल टू टी। क्लियर बेटा, यू वाई कितना बेटा 8 डिवाइडेड बाई माइनस का 10 इक्वल टू टी। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे बात कितना बेटा टी इक्वल टू 8 बाई 10, 4 बाई 5 इज द आंसर। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे बात, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट बेटा ये लाइन छुड़ा है ना, लिखो तीसरा लिखो बेटा। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट व्हेन पार्टिकल इज एट its maximum height, when particle is at its maximum height। क्लियर बेटा, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर है तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या है? हमसे बेटा पूछा गया एस वाई, हमें यू वाई पता है, सॉरी बेटा हमसे पूछा गया एस एक्स, हमें यू एक्स पता बेटा प्लस का 6, हमें ए एक्स पता बेटा 0, एक्स के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा मुझे ये बताना है तो मेरे पास 3 इक्वेशन है। अच्छा एक चीज और, vx भी मुझे पता है बेटा, vx भी 6 ही होगा क्योंकि एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होता। क्लियर है बेटा कि नहीं? अब देखो ध्यान से, मैं एक तरह से लिखता हूं vx स्क्वायर इक्वल टू ux स्क्वायर माइनस 2as प्लस 2ax लिख सकते हो बेटा और sx। अब बेटा इसमें देखो यहां से ये वाली कंडीशन प्रूव हो जाएगी, इसका कोई यूज हो नहीं पाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ये बात यहीं पे प्रूव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे
वाला 0, तो vx कितना बेटा ux के बराबर। अब सुनो मैंने लिखा बेटा sx इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। अब मुझे ये कोई बता दे कि भैया ये मैक्सिमम हाइट पर कब था, तो मैं आंसर निकाल दूंगा बेटा। मैक्सिमम हाइट पर कब था बेटा, क्या हमें t गिवन है कि नहीं है पिछले वाले पार्ट से। t कितना है बेटा 8/10, कुछ ऐसे ही आएगा ना, कुछ ऐसे ही था बेटा, देखना क्लियर है कि नहीं है। तो बेटा ये आ गया sx इक्वल टू ux प्लस का 6 और t कितना बेटा 8/10 प्लस 0, क्लियर है। सॉल्व हो गया बेटा 48/10, ये आ गया बेटा sx, क्लियर है कि नहीं है। अब बेटा अगर आपसे पूछा क्या होता है ये बताओ, जब पार्टिकल लैंड किया तब क्या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट था बेटा, तो मैं यहां पर कौन सा टाइम देता, टाइम ऑफ फ्लाइट रख देता। कितना आया था बेटा, शायद वो 8/5 आया था, वो पुट कर देता बेटा, इसका रेंज आ जाता। बात समझ में आई कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है बेटा। आगे बात, अरे बोलो हाँ या ना, पक्की बात। लिख लिया था बेटा इसे, एक और क्वेश्चन लिखो, चलो ऐसे लिख लो, थोड़ा सा चेंज कर लो, इसको 37 करो, इसको 5 करो, ठीक है। इसको 37 करो, इसको 5 करो बेटा, और लिख लो ऊपर वाले सारे पार्ट इस क्वेश्चन के लिए भी सॉल्व करना है। ऊपर वाले सारे पार्ट इस क्वेश्चन के लिए भी सॉल्व करना है, क्लियर बेटा। ये आप खुद से करेंगे, इसमें मैं कोई हेल्प करने वाला नहीं, क्लियर है। डेटा चेंज किया यार, लॉजिक क्या रहेगा, सेम रहेगा, थोड़ी प्रैक्टिस के लिए ही मैंने दिया है। अब बेटा हम कुछ बातें करेंगे, लिखो हेडिंग लिखो बेटा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। देखो बेटा ध्यान से सुनो, कुछ है नहीं, जैसे हमने पीछे निकाला था, याद है आपको, हमने x और y के दो रिलेशन उठाए थे, उसमें हम x और y को टाइम के साथ आपस में रिलेट करते थे और फिर टाइम को एलिमिनेट करके इक्वेशन लिख देते थे बेटा, याद आया कि याद आया, क्लियर है। तो यहां भी वही काम करेंगे। देखो हमने क्या बोला बेटा, x एक्सिस के लॉन्ग चलेंगे तो x एक्सिस और y एक्सिस, ये दो बातें हैं बेटा, ठीक है। अगर हम x एक्सिस के अलोंग चले तो ये पार्टिकल का बेटा था u से थीटा था हमने, ये थीटा था, ये कितना बेटा, ये है u cos थीटा, जिसको बेटा हमने बोला ux, और ये कितना बेटा होगा u sin थीटा, बेटा इसको हमने बोला uy। तो क्या बेटा ux आपका u cos थीटा, आपका ax है 0, y के बेटा uy कितना u sin थीटा होगा, और ay कितना बेटा माइनस का g। इधर देखो बेटा डेल्टा x इक्वल टू कितना u x t प्लस हाफ a x t स्क्वायर, बेटा ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा u cos थीटा t, ये कितना बेटा डेल्टा x होगा कि नहीं। इसके लिए बेटा डेल्टा y इक्वल टू कितना u i t प्लस हाफ a y t स्क्वायर, क्लियर है। ये कितना हो जाएगा बेटा u i, ये हो जाएगा आपका u sin थीटा t माइनस हाफ g t स्क्वायर, ये हो गया बेटा आपका डेल्टा y, बेटा ये 1 लिखिए 2, क्लियर है बेटा कि नहीं है। अब फ्रॉम 1 एंड 2 देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 यहां से बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, अगर आपको याद हो, उसमें वैल्यूज होती थी बेटा, यहां पे t की वैल्यू कितना डेल्टा x बाय u cos
तो डेल्टा वाई कितना हो जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, u sin थीटा डेल्टा x डिवाइडेड बाई u cos थीटा माइनस ऑफ g डेल्टा x डिवाइडेड बाई u cos थीटा का स्क्वायर लिखा जा सकता है बेटा कि नहीं। यहां u से u मर जाएगा, ये आ जाएगा tan थीटा और डेल्टा x और ये कितना बेटा डेल्टा y, क्लियर है, माइनस ऑफ g डेल्टा x का स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्लियर है बेटा कि नहीं। अब ध्यान से सुनो, इस देखो इधर बेटा डेल्टा x कितना होगा, क्या ये होगा x फाइनल माइनस x इनिशियल और डेल्टा y कितना होगा बेटा, ये भी होगा y फाइनल माइनस y इनिशियल, होगा कि नहीं, क्लियर है कि नहीं बेटा। अब मैंने कंडीशन लगा दिया इफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इन 0, 0, बेटा इनिशियल और फाइनल क्या हो जाएगा अपना 0 और 0 हो जाएगा, और सॉरी x इनिशियल भी 0 हो जाएगा और y इनिशियल भी क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, और x फाइनल बेटा आपका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और y फाइनल क्या हो जाएगा बेटा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा y x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है तब जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या है 0, 0 है, छाप लो। बेटा ये x स्क्वायर है, u स्क्वायर है, कंफ्यूज मत होना, क्लियर हुआ बेटा क्लियर। आगे बात इधर देखो बेटा, अगला हम ट्राई करेंगे बेटा मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अगले नहीं देखो बेटा, अब मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड देखा बेटा, देखो इधर क्या बेटा इसमें हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं vy इक्वल टू 0, क्लियर है कि नहीं है। और उसके लिए हमें क्या निकालना होगा बेटा vy 0 कर ले और हम डेल्टा sy को क्या बोलते हैं बेटा फिर h max। बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई, क्लियर है। अब देखो ध्यान से इतनी बात बेटा सबके समझ में आ गई। अब बेटा इसको हम सॉल्व करें आगे तो हम लिखेंगे डेल्टा sy हमें निकालना बेटा, हम लिखेंगे vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस कितना बेटा या प्लस 2ay sy। बेटा इसमें ये हो गया 0 और sy कितना हो जाएगा बेटा फिर h max हो जाएगा, तो h max कितना आएगा बेटा, क्या ये आ जाएगा माइनस का uy स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ay, क्लियर है बेटा कि नहीं है। आगे बात हम ये साइन के साथ बात कर रहे हैं बेटा, कुछ नहीं है। आगे बात ये कितना आ जाएगा बेटा, क्या ये आ जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ये h max आया बेटा कि नहीं है। और इसको कैसे याद करेंगे बेटा, साइन का छोड़ दें uy स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ay, क्लियर है बेटा कि नहीं है। ये आपका आ गया x max, छाप लो बेटा, छाप लो जल्दी छापो। ये हो गया बेटा आपका h max, क्लियर। अगला लिखो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बेटा देखो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ना, ये कब के लिए बेटा निकालते हैं हम, जब सेम लेवल से सेम लेवल की
बात चल रही है। देखो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा ब्रैकेट में कर दो फॉर ऑब्लिक इंसिडेंट क्लियर हो बेटा, ऑब्लिक इंसिडेंट एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 0, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 0, डेल्टा एस वाई कितना बेटा 0, मैं लिखूंगा डेल्टा एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये हो रहा है बेटा 0, ये हो जाएगा यू वाई टी की जगह पे क्या लिखें बेटा हम u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो फिर से बेटा सॉल्व होके ये आएगा t इक्वल टू 0 या फिर t इक्वल टू कितना u sin थीटा 2u sin थीटा बाई g, यही दो वैल्यू आएगी बेटा कि नहीं आएगी, क्लियर है। जब बेटा इसी को हम लिख देंगे साइन को इग्नोर कर दें t इक्वल टू 2 u y बाई a y, क्लियर है बेटा कि नहीं है। अभी तुम्हारे समझ में ये सारी बातें आएंगी क्यों लिखाया जा रहा है फार्मूला, ये बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यही कहूंगा आप यही याद करो बार बार, क्लियर है कि नहीं है। छाप लिया बेटा, पक्की बात, तो बोलो। हमने बेटा मैक्सिमम हाइट भी निकाल ली, क्लियर। अगला लिखो बेटा, अगला लिखो आप हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। चलो ऐसा करो, इसको अब ट्राई करना, हो जाता है तो अच्छी बात है बेटा, नहीं तो हम इसे कल करेंगे, क्लियर है।